नमस्कार दोस्तों काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं उनको अक्सर कहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा या फिर मेरी बेटी आईपीएस बनेगी। इस तरह की धारणा अक्सर रहती है समाज के अंदर और इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है कि एग्जैक्टली जो ओवरऑल सिस्टम है उसके अंदर आईएएस की पोस्ट बड़ी है, आईपीएस की पोस्ट बड़ी है, इनमें सैलरी में क्या कोई डिफरेंस होता है एग्जैक्टली मतलब आईएएस और आईपीएस का रोल क्या होता है। मतलब जब हम समाज की बात करते हैं तो किस तरह से ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल सिस्टम को। तो ये मैं डिटेल वीडियो लेकर आया हूं ताकि आज के बाद से आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हर एक चीज़ सैलरी से लेकर ट्रेनिंग से लेकर जो रोल है वो एक एक चीज़ करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि स्पेशली क्या होता है कि आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उसमें आपको एग्जाम फॉर्म के अंदर जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी भरना होता है, चूज़ करना होता है कि आप अगर सपोज आपकी रैंक 50 आती है, रैंक 20 आती है तो उस केस में आपके पास चॉइस होता है जो आपने सबसे पहला प्रेफरेंस भरा है। सपोज ज़्यादातर लोग आईएएस का भरते हैं तो उनको आईएएस मिल जाता है, फिर उसके बाद आईपीएस, आईएफएस, इस तरह से आपको प्रेफरेंस भरना होता है। तो एग्जैक्टली इसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको एक और भी चीज़ बता दूं। आप में से जो भी लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, चाहे 2026 के लिए हो, 27 के लिए, 28 के लिए, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आप बैच चूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ये बैच लेना कैसे है, क्या मिलेगा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कोई भी अगर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स से रिलेटेड तो गाइडेंस के लिए ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। इनफैक्ट ऑप्शनल के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। खैर सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ओवरव्यू। देखिए जब हम आईएएस की बात करते हैं ना तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपने देखा होगा सरकार की कोई भी स्कीम आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की स्कीम होती है ना, उसमें आईएएस का रोल होता है। या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली क्या है कि जब आप आईएएस की पोस्ट मिलती है तो स्टार्टिंग में आपको डिस्ट्रिक्ट को संभालना होता है, वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है, जो वेलफेयर प्रोग्राम सरकार लेकर आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आप एक प्रकार से सरकार और पब्लिक के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। मतलब यहाँ पर सरकार है जो पॉलिसी लेकर आ रही है, स्कीम्स लेकर आ रही है, और यहाँ पर पब्लिक है जो वेट कर रही है कि वो स्कीम्स का फ़ायदा हो। तो वो कैसे होगा, आप एक ब्रिज की तरह काम करते हैं और उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ पर आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो सरकार बना रहा है, या फिर एनडीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी, जो भी सरकार है, तो वो जो भी यहाँ पर स्कीम्स लेकर आते हैं आपको उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट अमंग ऑल द सिविल सर्विसेज। जितने भी सिविल सर्विसेज हैं ना यहाँ पर पोस्ट हैं उसमें आईएएस वन ऑफ द टॉप मोस्ट माना जाता है। जहाँ तक आईपीएस का सवाल है तो देखिए ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर को स्पेसिफिकली, देखो क्या है ना कि आईएएस एक ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर ओवरऑल आपको हर एक चीज़ देखना होता है, लेकिन आईपीएस थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होता जाता है जहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जी हाँ ध्यान रखिएगा, जो आपके शहर में जो ट्रैफिक के नियम कानून वगैरह है पूरा संभालना है उसको भी एक आईपीएस ऑफिसर ही संभाल रहा है। या फिर काउंटर टेररिज्म हो गया, आगे चलकर सीबीआई के अंदर, रॉ के अंदर, तो वहाँ पर भी आईपीएस की पोस्टिंग की जाती है। तो ये लीडिंग पुलिस फोर्स होता है भारत के अंदर एंड इट प्लेस क्रूशल रोल इन एंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी। हमारे देश की सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपीएस ऑफिसर्स का। जहां तक एग्जाम एंड सिलेक्शन का सवाल है, आप सब जानते हैं कि चाहे आपको आईएएस बनना हो या फिर आईपीएस बनना हो, आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर अगर आप देखोगे, अगेन इट डिपेंड्स कि इस बार पोस्ट कितनी खाली है कितनी नहीं, लेकिन अगर आपकी रैंक टॉप 1 से 80 या फिर 100 के बीच में है, अगेन डिपेंड्स कि अगर मान लो इस बार आईएएस की पोस्ट ज़्यादा है तो रैंक 100 तक भी अगर आपका आता है, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको आईएएस मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली आपको टॉप 70-80 तक आना चाहिए ताकि आपको ये पोस्ट मिल जाए। एंड यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे तो अपनी पहली प्रेफरेंस आईएएस ही भरते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे चीज़ों का आपको देखना होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और आईपीएस भी यहाँ पर यही सेम एग्जाम आपको देना होता है, वही प्रीलिम्स, वही मेंस, वही इंटरव्यू। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर आपकी रैंक 150 और 200 तक है, इनफैक्ट कई बार अगर वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं तो 250-300 तक भी अगर आपकी रैंक आती है तो कई बार आईपीएस मिल जाता है। सो इट इज़ मोस्टली सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस।
जनरली क्या होता है कि एस्पिरेंट्स आईएएस अपनी पहली प्रेफरेंस भरते हैं, उसके बाद दूसरा हो सकता है किसी को फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना हो तो आईएफएस भर देंगे या फिर आईपीएस भर देंगे। कई बार तो रेवेन्यू में जाना चाहते हैं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी भर सकते हैं, लेकिन डिपेंड, ज़्यादातर आप देखोगे तो आईएएस पहला, फिर सेकंड आईपीएस या फिर आईएफएस, देन आईआरएस, इस तरह से चीज़ें चला करती हैं। लेकिन असली सवाल यह है यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है ट्रेनिंग को लेकर। देखिए क्या है ना कि जब आपका सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज के अंदर तो यहाँ पर इनिशियल जो आपकी ट्रेनिंग होती है जिसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, तो वो आपका एक ही जगह होता है जो आपने सुना होगा लबासना के बारे में, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है। तो यहाँ पर चाहे आप आईएएस में पोस्टिंग हो या फिर आईपीएस या फिर आपका आईएफएस या फिर आईआरएस, तो स्टार्टिंग में क्या है ना, देखिए ये स्पेशली आप सब जानते होंगे आईएएस और आईपीएस बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपस में घुल मिल जाएं, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हो तो आप आईएएस भी वहीं पर होते हैं और आईपीएस भी वहीं पर होते हैं, तो आपके बीच में थोड़ी बहुत जान पहचान हो, आपको पता हो कि ओवरऑल चीज़ों को कैसे संभालना है, क्योंकि कई सारे रोल्स होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि कैसे आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो इसकी वजह से इनिशियली जो फाउंडेशन कोर्स होता है ये करीब आप समझिए 15 वीक का होता है। तो 15 वीक का जो पूरा कोर्स है लबासना में वो एक साथ कराया जाता है, और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आईएएस वाले लोग हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं मसूरी में यहाँ पर, और बाकी के जो लोग हैं चाहे जैसे आईपीएस हो गया वो लोग चले जाते हैं हैदराबाद, जो इंडियन रेवेन्यू वाले हैं वो कहीं और चले जाते हैं, आईएफएस वाले दिल्ली आ जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह अपना जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी होती है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो बेसिक जो फोकस होता है आईएएस के ट्रेनिंग में वो एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है, मैनेजीरियल पर होता है, पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पर होता है जो आपको सिखाया जाता है, और इसके अंदर फाउंडेशन कोर्स जो कि सबके साथ होता है, फिर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है जहाँ पर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, फिर इसके अलावा यहाँ पर भारत दर्शन भी होता है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है और कई लोग वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपको ओवरऑल देश को समझना है, जानना है, तो पूरे देश का भ्रमण किया जाता है, इसको हम भारत दर्शन कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है ये। तो इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको अटैच किया जाता है अलग अलग हो, इनिशियली आपको दिल्ली भेजा जाता है ताकि आप इनिशियल जो टॉप लेवल है वहाँ पर चल क्या रहा है, कैसे पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, लगभग 6 महीना साल भर आप वहाँ पर चीज़ों को देखते हो। फिर आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो भी आपको कैडर मिला है अलग अलग स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी आपको कैडर मिला है उन राज्यों में भेजा जाता है और वहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फिर आपकी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आईएएस की हमने बात की। जो आईपीएस है तो इनिशियली 15 वीक की ट्रेनिंग आपकी वहीं पर होगी मसूरी में, और फिर आपको बेसिकली हैदराबाद भेज दिया जाएगा और वहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, और वहाँ पर जो फोकस होता है आपका लॉ एनफोर्समेंट पर, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करना है, आपकी फिजिकल फिटनेस पर बहुत फोकस होता है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है आईपीएस की जॉब ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। वहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस वही है ना, आप तोड़ निकाल कर आगे जाओगे, क्या आप दौड़ोगे और कैसे आप एग्जाम्पल सेट करोगे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उन सब पर फोकस होता है। और इसमें हम बात करें ओवरऑल कोर्सेज की, तो इनिशियली फाउंडेशन कोर्स वही हो गया सबके साथ, फिर उसके बाद एकेडमिक मॉड्यूल, फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन की भी ट्रेनिंग, बंदूक कैसे चलानी है, एडवांस इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल्स, फिर उसके बाद आपको ग्राउंड लेवल पर भेजा जाता है। आगे चलकर आप सीबीआई, एनएसजी, बीएसएफ, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है कई बार अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो। खैर यहाँ पर अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आईएएस का एग्जैक्टली रोल क्या होता है, आईपीएस का क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हम आईएएस की बात करते हैं तो जनरली यहां पर आप एज अ एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं अपने इनिशियल ईयर्स में। स्टार्टिंग के 10-15 साल तो आप एसडीएम या फिर डीएम के तौर पर काम करते हैं। तो यहां पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे बड़ा रोल होता है आपका। बेसिकली आप इसको 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर आईएएस ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है, जो एग्जीक्यूशन है ग्राउंड लेवल पर, जैसे मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी आई या फिर एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हर एक पॉलिसी सरकार की जो आती है अल्टीमेटली वो आपको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना होता है। ये आईएएस ऑफिसर का रोल होता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स, मैनेजिंग रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होती है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी अल्टीमेटली आईएएस ऑफिसर के ऊपर ही होती है।
जो आईपीएस होता है उसको तो ग्राउंड लेवल पर संभालना है, पुलिस फोर्सेस को देखना है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन अल्टीमेट जब हम कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है, वो यहां पर आईएएस ऑफिसर की ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर हो गया, सरकार कई वेलफेयर स्कीम्स निकालती है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू या फिर जैसे भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, तो वो सब में आईएएस ऑफिसर की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन, मतलब जो रेवेन्यू का कलेक्शन मैनेजमेंट विद इन देयर डेजिग्नेटेड एरियाज, तो वहां पर भी आईएएस ऑफिसर को ग्राउंड लेवल पर दिया जाता है काम करने के लिए। यहां पर आप अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट काम है आईएएस ऑफिसर का। लेकिन जब हम आईपीएस की बात करते हैं तो आपका कैरियर एज अ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरह स्टार्ट होता है। जैसे आईएएस के तौर पर आप एसडीएम की तरह स्टार्ट करते हो काम करना, लेकिन यहां पर एज अ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये आपका काम होता है। तो यहां पर इसमें एग्जैक्टली जो आपको पता होना चाहिए वो है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, मतलब आप एज अ फ्रंट लाइन डिफेंडर ऑफ पब्लिक ऑर्डर की तरह काम करेंगे, क्राइम प्रिवेंशन करेंगे। आपके एरिया में जो भी आपको एरिया दिया जा रहा है आपके अंडर में, वहां पर क्राइम ना हो, क्राइम को रोका जाए, या फिर अगर कोई क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आपकी होगी। यहां पर नागरिकों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। और दूसरा है आपका लॉ एनफोर्समेंट, मतलब कि आप पुलिस फोर्स को अलग अलग लेवल पर लीड करते हो, लोकल पुलिस स्टेशंस के आप निगरानी रखते हो, स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज वहां पर आप देखते हो कि वहां पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। जो मान लो कोई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, तो वो सुरक्षित है कि नहीं। फिर इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया आपके एरिया में कोई क्राइम हो रहा है तो उसको हैंडल करना, जो जिसने क्राइम किया है उसको कैसे पकड़ना हो। फिर इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए आपने पकड़ लिया, उसको सजा कैसे दिलवानी हो, तो कोर्ट वगैरह में आपको पूरा जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कई चीज़ें होती हैं इसके अंदर। पब्लिक सेफ्टी हो गया, मतलब आपको इंश्योर करना है कि पब्लिक सेफ्टी अलग अलग माध्यम से इंश्योर है। इनफैक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस गैदरिंग, आपके एरिया में मान लो कोई त्यौहार वगैरह आ रहा है, भीड़ होने वाली है, तो आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कोई सामाजिक गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, असामाजिक तत्व तो नहीं है आपके एरिया के अंदर। और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म एफर्ट में भी आपका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। तो ये हो गया आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अगर मैं आपको मेन डिफरेंस के बारे में बात करूं तो आईएएस ऑफिसर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, वहीं आईपीएस ऑफिसर जो पब्लिक सेफ्टी है, लॉ एनफोर्समेंट है आपके एरिया में, उसके ऊपर फोकस करता है। जब हम कैरियर पाथ की बात करें तो आईएएस ऑफिसर का कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है। हर एक एरिया में आप होते हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहां पर आईएएस ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, लॉ एंड ऑर्डर की भी अल्टीमेट जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर की ही होती है। और वहीं आईपीएस ऑफिसर बेसिकली पुलिस फोर्स को संभालता है। ये मतलब पूरा का पूरा उसका जो कैरियर है आईपीएस ऑफिसर का, वो पुलिस फोर्सेस के इर्द गिर्द ही चल रहा होता है। जहां तक पावर का सवाल है तो देखो, दोनों ही सर्विसेज अपने अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो आईएएस ऑफिसर हैं, नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अथॉरिटी रहता है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर का ऐसा मतलब नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास पावर है। किसमें? लॉ एनफोर्समेंट में। क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आप क्या करो, मान लो कहीं भीड़ लगी हुई है, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो मान लो वहाँ पर अगर जो है पथराव होने लग जाए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो वहाँ पर गोली चलानी है कि नहीं चलानी है वो अल्टीमेटली आप ही डिसीजन लोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अब आईएएस ऑफिसर वहाँ पर है, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आईपीएस ऑफिसर्स के पास भी अल्टीमेट पावर होती है। यूनिफॉर्म आप सब जानते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो नॉर्मली कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं है उनका। जैसे आईपीएस में तो क्या है, आपकी एक वर्दी होती है ना जो आपको पहनना पड़ता है, लेकिन आईएएस ऑफिसर के केस में उनका फॉर्मल अटायर होता है, नॉर्मल जो शर्ट और फॉर्मल जो पैंट्स होते हैं, टाई हो गया, वो आप लगा लिए। सो इन एसेंस आप कह सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ गवर्नेंस, और जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं बेसिकली दे आर द गार्डियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये मेन डिफरेंस, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। और देखो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिगार्डिंग कैरियर प्रोग्रेशन, कैसे कैरियर प्रोग्रेशन होता है आईएएस के केस में, आईपीएस के केस में। जहां तक आईएएस का सवाल है, आपका इनिशियल जो कैरियर स्टार्ट होता है, जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे एसडीएम होंगे, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग में ये होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो आपको दिया जाएगा संभालने के लिए। आप सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, एसडीएम जिसको कहते हैं।
और यहाँ पर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 4 5 6 7 साल का, तब आपको धीरे धीरे डायरेक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आप एसडीएम होते हो इनिशियली, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हो, उसके बाद और भी कई कई पोस्ट होते हैं डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब डायरेक्टली क्या है कि जो सीएम है उनके अंडर में आप होते हो कई बार। फिर आपका चीफ सेक्रेटरी, और इस तरह से आप अंडर में आते हो। उसके बाद अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट में भी आप कई बार चले जाते हैं, वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस तरह के लेवल पर आप काम करते हो, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी। और किस्मत सही रहा और आपका कैरियर पाथ काफ़ी अच्छा रहा, जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है आईएएस के अंदर वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। मतलब कि इससे बड़ी कोई पोस्ट होती ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपने कैरियर में आप सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर आप कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह काम कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आगे चलकर आपको सरकार मेहरबान हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दे, किसी राज्य का गवर्नर बना दे, वो एक अलग चीज़ हो गया, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाता है एक प्रकार से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप एज एन आईएएस ऑफिसर के तौर पर जो आपको पूरा कैरियर होता है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे टॉप रैंक होती है। मतलब पूरा यूनियन गवर्नमेंट, मतलब आप समझिए एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटी, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं। तो पॉलिटिशियंस में टॉप मोस्ट पोस्ट क्या है, पीएम की है, प्राइम मिनिस्टर। वहीं ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पर पैरेलली अगर आप देखोगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। खैर, अगर हम आईपीएस की बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी पोस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है, उसके बाद एसपी आप होते हो कई साल बाद, फिर डीआईजी होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल, और जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, देखो ये स्टेट के अंदर में होती है, और यहां पर आप होते हो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको कहा जाता है। अगर आप किसी शहर में पोस्टिंग हो गई, सपोज दिल्ली में, तो आप कमिश्नर होते हो उस पर्टिकुलर शहर के, जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। लेकिन एक राज्य के अंदर जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है वो डीजीपी की होती है। और अक्सर आप देखोगे साल में एक बार जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कॉन्फ्रेंस कराते हैं सभी डीजीपी की, जो अलग अलग राज्य के टॉप मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो आते हैं वहां पर, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सैलरी और पर्क का क्या है। देखो सैलरी की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल की अगर हम बात करें फॉर एन आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर, तो यहाँ पर क्या है ना, दोनों ही ग्रुप ए की जॉब है, राइट। तो यहाँ पर इनिशियली चाहे आप आईपीएस हो या फिर आईएएस हो, दोनों की सैलरी सेम होगी। एंट्री लेवल आपका लेवल 10 होगा, जहाँ पर अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से हो सकता है कि ये फिर 8th पे कमीशन हो, ये बढ़ जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से आपकी इनिशियल सैलरी 56,100 रुपीज़ होती है, प्लस अलाउंसेस होते हैं। अगर मान लीजिए आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं ना एज एन आईएएस ऑफिसर, जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, तो वहाँ पर लेवल 17 और 18 आता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, और वो होता है 2.5 लाख रुपए पर महीना। और इसके अलावा स्पेसिफिक होता है, जैसे आईएएस के तौर पर जब आप काम करते हो तो सरकार आपको टॉप लोकेशंस में अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको व्हीकल दिया जाता है ड्राइवर के साथ। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हाउस होल्ड स्टाफ होते हैं, प्रोटोकॉल फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेस टू टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट नेटवर्क होता है। देखो क्या है ना, इन हैंड सैलरी आप कह सकते हैं अलाउंसेस वगैरह के साथ आपका 1 लाख के ऊपर ही चला जाता है लगभग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो कहने के लिए कैश है ना जो आपके अकाउंट में आ रहा है। सरकार आपके ऊपर जो ओवरऑल खर्च करती है ना वो कहीं ज़्यादा है, ये आपको समझना है। ये ऑलमोस्ट आप समझिए 6 7 8 लाख रुपए तो सरकार एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर खर्च करती है। घर दे रही है, ड्राइवर दे रही है, गाड़ी दे रही है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा आप कहीं जा रहे हो, पेट्रोल डीजल जो भी भराना है आराम से भरवाओ, वो आपको खर्चा उठाना ही नहीं है। ऑलमोस्ट कोई खर्चा है ही नहीं आपका एज एन आईएएस ऑफिसर, सरकार आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो ये मत सोचिएगा कि देखो प्राइवेट में ज़्यादा पैसा है, इसमें ऐसा नहीं है। प्राइवेट में मान लो आपकी सैलरी 3 4 लाख रुपए है बाई चांस, तो उस केस में तो आपका खर्चा भी ना, हर एक चीज़ के लिए खर्चा उठाना है, यहाँ थोड़ी है वो चीज़, तो ऑलमोस्ट वो आपका कंपनसेट हो जाता है। वहीं आईपीएस के लिए भी यहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए रिस्क अलाउंसेस हो गया, क्योंकि आईपीएस में क्या आपको कई बार टफ पोस्टिंग मिलती है। कई जैसे सपोज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में या फिर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट एरियाज हो गए, कई बार इस तरह की जगह होते हैं जहाँ पर आपको रिस्क अलाउंसेस दिया जाता है, एक्स्ट्रा आर्म्स और ट्रेनिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सेंसिटिव पोस्टिंग के लिए, मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रोटोकॉल स्टेटस, पर्सनल सिक्योरिटी, हाई रिस्क जोन्स में बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन देखो कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि कौन सर मोर पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, आईएएस और आईपीएस। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें, नो डाउट सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ही होगी। मैंने आपको क्या बताया, आईपीएस यहाँ पर पुलिस फोर्स को संभालता है, लॉ एनफोर्समेंट करता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अल्टीमेट जो जिम्मेदारी होती है वो आईएएस पर ही आती है। और आईपीएस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो फील्ड लेवल पावर होता है जो पुलिस फोर्स को संभालता है। हायरार्की की बात करें डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आईएएस, डीएम, कलेक्टर वो सुपीरियर होते हैं आईपीएस के मुकाबले। और स्टेट पुलिस स्ट्रक्चर में आईपीएस आपका
ऑब्वियस सी बात है टॉप लेवल पर होते हैं, जो अल्टीमेटली चीफ सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करते हैं। फिर इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, बजट एलोकेशन है, गवर्नेंस है, ये सब कुछ आईएएस के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर इनका जो आईपीएस का मेन जिम्मेदारी होता है सिक्योरिटी और ये सब होता है। विजिबिलिटी और कमांड में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो आईएएस ऑफिसर ज़्यादातर कई बार बिहाइंड द सीन्स कई बार काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है ना, जो आईपीएस है उनको तो ग्राउंड पर रहना होता है ना, देखना रहता है हर टाइम कि कहीं वो, देखो आईएएस की भी जिम्मेदारी होती है ग्राउंड लेवल पर जाएं, देखें पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, लेकिन आईपीएस ज़्यादातर लोगों की नज़र में रहते हैं। कई बार पब्लिक अथॉरिटी की बात करें तो सिंबल ऑफ सिविलियन अथॉरिटी होते हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, वहीं लॉ एंड ऑर्डर के सिंबल जो हैं आईपीएस ऑफिसर होते हैं। सो देखो पावर डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आईएएस डोमिनेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आईपीएस एनफोर्समेंट में डोमिनेट करते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना है। लेकिन देखिए यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें, कई लोग सोचते होंगे ना कि यार क्या किया जाए, मतलब शौक तो होता है यार, वर्दी पहनना है, काम करना है, मतलब बड़ा प्राउड फील होता है वो वर्दी पहन के। तो आईपीएस या फिर आईएएस, देखो क्या है ना, आईएएस की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रिडिक्टेबल है, आपको 24/7 आप एक तरह से जॉब में ही रहते हो, लेकिन स्टिल अगर आप कंपेयर करें आईपीएस से, तो आईपीएस तो क्या है कि बहुत हाई स्ट्रेस जॉब है, लॉन्ग आवर्स, इमरजेंसी ड्यूटीज़ आती हैं, कुछ रैली निकल रही है, कुछ हो रहा है, आपको मौजूद रहना है, यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग करनी है, राइट कंट्रोल करना है, क्राइसिस हैंडल करना है, मतलब पर्सनल रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वहीं आईएएस के केस में यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन लाइफस्टाइल जनरली थोड़ा सा स्टेबल होता है इस पर्टिकुलर केस में, आईएएस के केस में। आईपीएस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबा काम करना पड़ सकता है। रिस्क और चैलेंजेस होते हैं अलग अलग। आईएएस की बात करें तो यहाँ पर क्राइसिस को, पब्लिक कंप्लेंट्स को थोड़ा सा आपको हैंडल करना है। यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर आईएएस के केस में। चाहे आप कोई भी, मान लो आप डिसीजन लेना चाहते हो, ये करना चाहते हो, पता चला नेताजी ने ये कह दिया, क्या करा जाए। फिर इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत होता है, प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है पूरा, ये डिले हो जाते हैं। वहीं आईपीएस के केस में ट्रांसफ़र का बड़ा खतरा होता है। देखो आपको पता ही है ना, कहीं कुछ गोली वगैरह चल जाए, किसी प्रदर्शन में कुछ हो जाए, पब्लिक का गुस्सा फूट जाए, अल्टीमेटली आईपीएस को क्या किया जाएगा, बोला जाएगा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं हम इनको, इनकी जिम्मेदारी है। तो ये थोड़ा सा आपका रिस्क होता है ट्रांसफ़र का, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग चैलेंजेस होते हैं, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होता है ना, मतलब आप ग्राउंड पर काम कर रहे हो, लॉ एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी है, तो कई बार आतंकवादी उन्हीं को निशाना बना देते हैं, कई बार आप निशाने पर रहते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की जॉब होता है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि हु शुड चूज़ व्हाट, ये एक बड़ा प्रश्न आता है। देखो अल्टीमेटली आपका ये कोशिश है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या शौक है, जिस चीज़ का आप जाना चाहते हो, वो अल्टीमेटली चूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 2nd रैंक लाए हैं, 5th रैंक लाए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने आईपीएस ही चूज़ किया था, और उनकी पोस्टिंग एज एन आईपीएस ऑफिसर होती है, क्योंकि आपने वो चूज़ किया, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि ज़्यादातर आईएएस चूज़ करते हैं, तो अगर आपका इंक्लिनेशन है कि आपको कुछ समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव करना है, ऐसा पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करना है, जो ग्राउंड लेवल पर गरीबी है उसको थोड़ा सा हटाना है, तो उस तरफ अगर आपका इंक्लिनेशन है तो आईएएस चूज़ करना चाहिए। अगर आपका इंक्लिनेशन है कि जस्टिस दिलाना है, क्राइम को रोकना है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बड़े काम आते हैं। बचपन से आपने जो देखा है कि किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो वहाँ पर आप इंस्पायर होते हो कि यार मुझे आईपीएस बनना है, उसको संभालना है, तो आप वो चूज़ करते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखता है। आपने बचपन में देखा है कि कोई आईएएस ऑफिसर है, किसी के घर में मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं है, सरकार उसको लाभ देना चाहती है, लेकिन करप्शन कर लिया किसी ने, तो आपको वहीं पर हो जाता है कि मुझे यहाँ पर बदलाव लाना है, तो आप आईएएस बनना चाहते हो, राइट। फिर आईएएस बेसिकली थोड़ा सा डेस्क वर्क, डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा होता है, आप बैठ कर थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर फुर्ती है, फील्ड वर्क ज़्यादा करना चाहते हैं, ऑपरेशनल कमांड, सिक्योरिटी चैलेंजेस लेना चाहते हो, तो आप आईपीएस लेते हो। यू वांट टू राइज टू द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन बनाए तो 21-22 साल में ही यूपीएससी को क्रैक कर लो, 22 साल की उम्र में, और तब बन जाओ तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की। यहाँ पर एलिट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आप लीड करते हो, जैसे रॉ हो गया, सीबीआई हो गई, तो उनको आप लीड करते हो एक प्रकार से। सो द चॉइस बिटवीन द टू डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, पैशन, आपका क्या है, उस पर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने सोचा आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन बताऊं दोनों में, एंड क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन जहाँ तक है कि आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है, कैसे लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है कि डायरेक्टली आप हमारे studyIQ.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाओगे तो ये पेज खुल जाएगा, या फिर आप StudyIQ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, या फिर इवन
कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ डिपेंड करता है कि आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे 2026, 2027, 2028 हर एक बैच अवेलेबल है। जिस भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं 2028 की तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हैं, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। सपोज मैं 2026 पर बाय नाउ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में हर एक चीज़ मिल जाएगा। कोर्स के कंटेंट क्या है, पीडीएफ खोल लेना, इसके अंदर आपको सब कुछ दिख जाएंगे। तो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा और आपको जाना है यहाँ पर बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जब आप जाओगे तो ये प्राइस आपको नहीं देना है। इसमें भी इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 3 अलग अलग पैकेजेस हैं। आपको डिपेंड करता है कि कौन से पैकेज लेना है। तो आपको यहाँ पर ऑफर पर जाना है, ऑफर पर, और यहाँ पर टाइप करना है ANKITLIVE अंकित लाइव। जब आप टाइप करते हैं, अप्लाई करते हैं कोड, ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। जैसे डायमंड वाला जो पैकेज है, जो सबसे हाईएस्ट आपको ऑफरिंग दी जा रही है, इसमें आपको सब कुछ मिलता है। पर्सनल मेंटरशिप, 18 बुक्स का पूरा सेट, प्रीलिम्स क्लियर करिए तो पूरा फीस रिफंड हो जाएगा। ये है हो गया आपका, तो सिर्फ ये आपको दाम मिल जाएगा। इसके अलावा प्लैटिनम पर यह आपका मिल जाएगा। गोल्ड पर क्लिक करोगे तो वो अगेन काफ़ी कम हो जाता है। इसमें गोल्ड वाले में सिर्फ आपको जो लाइव बैचेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, वो आपको मिलेंगे। तो आप बाय नाउ पर जाकर अगेन ये कोड लगाना मत भूलिएगा ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकें। और इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ये फ़ोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ये फ़ोन नंबर पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी, अच्छे से गाइड कर देगी। कॉल कर लीजिएगा एंड टेल देम टू यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। और ऑप्शनल कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, सभी अवेलेबल हैं। इसके साथ अगर आप लोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा, जानने को चीज़ें मिली होंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।